हेलो वीवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास। उसकी अगली क्लास में आज देखेंगे इतिहास का विभाजन। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो आप लोग लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज आया था कि PYQ वाली सीरीज़ भी स्टार्ट कर दीजिए। ये एक बार ये प्राचीन इतिहास हो जाए, उसके बाद हम लोग एक क्लास वो भी कर लिया करेंगे। चलिए देखेंगे आज का टॉपिक अपना। प्राचीन भारतीय इतिहास की विशद सामग्री को समझने के लिए इसको 3 भागों में बांटा जाता है। आप लोग पहले से जानते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग का मतलब किससे बना है? संधि इसको विच्छेद करिए जरा। प्राग प्लस ऐतिहासिक आप जब करेंगे तो ये हो जाएगा प्रागैतिहासिक। इसका मतलब क्या होगा? इसमें कोई भी लिखित साक्ष्य आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल में इसकी लिपि तो है, लेकिन इसको अभी तक क्या है, पढ़ा नहीं गया है। और ऐतिहासिक काल वो है जिसको आज हम लोग पढ़ते हैं, जिसकी लिपि भी है और जिसको पढ़ा भी जा चुका है। प्रागैतिहासिक काल, इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों से ही ज्ञात होता है, क्योंकि इस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रागैतिहासिक काल की जानकारी हमें कैसे मिलती है, तो याद रखेंगे ऑप्शन में क्या था, लिखित साक्ष्य भी थे, केवल पुरातात्विक साक्ष्य भी थे और मृदभांड ऐसे भी कुछ लिखा हुआ था, ठीक है। तो आप लोग इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब डायरेक्ट फैक्ट ना पूछ करके थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लेता तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगला है, मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधा के अनुसार 3 भागों में बांटा जाता है। पूरा पाषाण काल, मतलब पाषाण का मतलब पत्थर, और पूरा मतलब पहले का मतलब पाषाण युग से पहले का काल। फिर आता है मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। जो भी बच्चे आरओ का एग्जाम देते हैं, आप मुझे बताइएगा, पाषाण तो तत्सम है, इस पाषाण का तद्भव शब्द क्या होगा, ठीक है, बताइएगा ज़रा। भीमबेटका के गुफा चित्र जो है ये पूरा पाषाणकालीन है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं इनकी खोज की थी VS वाकंकर ने। नोट करते चलिएगा जो भी आपको अलग लगे, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। अगला है, पहिए का जो प्रयोग होता है ये नवपाषाण काल में हुआ, और कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। क्यों? नवपाषाण काल में जब इंसान ने स्थायी जीवन अपना जीना शुरू कर दिया था, एक ही जगह घर मकान बना के, तो उसको खाने पीने के लिए भी कुछ चाहिए, इसीलिए इसी काल में क्या हुआ था, कृषि का आविष्कार हुआ। सॉरी। मानव के द्वारा आग का सबसे पहला प्रयोग पूछा गया है, खोज नहीं, यहाँ पे देखिएगा। आग का सबसे पहला जो प्रयोग था नवपाषाण काल में किया गया था। मेहरगढ़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अगर आपसे पूछ ले चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले, तो आप याद रखेंगे लहुरा देव। और अगर ये पूछे कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ऑप्शन में मेहरगढ़ और लहुरा देव, अगर दोनों हैं तो आप लहुरा देव के साथ जाएंगे, अगर लहुरा देव नहीं है तो आप मेहरगढ़ के साथ जाएंगे। क्लियर? क्योंकि जो लहुरा देव है वो 9000 से 8000 ईस्वी का है, सॉरी ईसा पूर्व का है, जबकि जो मेहरगढ़ है ये 8 से 7 का है। इसलिए अगर कृषि के प्राचीनतम साक्ष्यों में दोनों ऑप्शन में तो लहुरा देव के साथ जाइएगा। पशुपालन का सबसे पहले प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था, और ये आदमगढ़ कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में, और बागौर राजस्थान के भीलवाड़ा से हमको मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाणकालीन महदहा इम्पॉर्टेंट है, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से, यहाँ से हड्डी और सींग से निर्मित उपकरण भी आपको प्राप्त हुए। अब क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा गया था कि महदहा है या सराय नहर राय है, यहाँ से कितने कंकाल तंत्र मिले हैं, मतलब एक कब्र के अंदर कितने आपको कंकाल तंत्र मिले हैं। देखिए एक ट्रिक है छोटी सी, मेरे अपने बनाई हुई है, SDM से याद रखिएगा। सराय नहर राय में 4 कंकाल तंत्र एक कब्र के अंदर, दमदमा से 3 और महदहा से युगल मतलब 2, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। छोटी छोटी ट्रिक है, अपने हिसाब से जो आपको कंफर्टेबल लगे उसके हिसाब से आप लोग खुद बनाया करिए, ऐसे अच्छे से याद हो जाता है। अगला है, मानव के साथ कुत्ते का जो दफन मिलता है, मतलब मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया था कहाँ पर, ये हमें इसके कंकाल की जानकारी बुर्ज होम से मिलती है, और ये कहाँ पर है, कश्मीर में है। गर्तावास के साक्ष्य भी बुर्ज होम से ही प्राप्त किए और नवपाषाण काल का है, याद रखिएगा। अब चलेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। इस काल में लेखन कला का विकास तो है, ठीक है, किंतु इसकी लिपि को पढ़ने में अभी तक सफलता नहीं मिली है। अगर पूछ ले आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे, और स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन पूछ ले, इसकी लिपि है लेकिन लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। हड़प्पा सभ्यता जो है हमारी वो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही आई है, क्योंकि यहाँ पर गैरिक और कृष्ण लोहित मृदभांड संस्कृति इसी काल से संबंधित है। अब लोहित बताइएगा जरा किसका पर्यायवाची होता है। ऐतिहासिक काल, देखिए आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें उसमें से अपने दूसरे सब्जेक्ट को लिंक करते हुए पढ़िए, तो ऐसे बहुत मज़ा आता है और याद भी अच्छे से हो जाता है।
ऐतिहासिक काल क्या है? इस काल की जानकारी के लिए साहित्यिक और पुरातात्विक विदेशी लेखकों का वर्णन जो है ये मुख्य स्रोत होता है। ताम्र पाषाण काल, जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का प्रयोग किया उस काल को ताम्र पाषाणिक अथवा जिसको बोलेंगे कैल्कोलिथिक। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब ऑप्शन में क्या करता है, उसको हिंदी न देकर हिंदी में इंग्लिश वाले शब्द ऐसे करके लिख देता है, तो ये पता होना चाहिए। ऐसा ना हो ताम्र पाषाण तो पता है लेकिन कैल्कोलिथिक किसे कहते हैं ये नहीं पता है, तो कैल्कोलिथिक को ही ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग औजार को बनाने के लिए किया गया था। इम्पोर्टेंट है, यही आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है क्या ये हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी थी, तांबे की जानकारी थी, तो याद रखेंगे यहाँ पर लोहा यहाँ तक नहीं था क्योंकि वो वैदिक काल में पहचान हुई थी उसकी। यहाँ पर तांबे का प्रयोग किया जाता था। भारत में ताम्र पाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से? दक्षिण पूर्वी राजस्थान, जिसको आहाड़ और गिलुंद कहाँ पर है? राजस्थान में। देखिए इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िए। स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में ताम्र पाषाण का जो क्षेत्र है आहाड़, ऑप्शन में था आहाड़, ये दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से प्राप्त हुए। देखिए बस यही गलत हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी राजस्थान से होता है, क्योंकि आप जल्दबाजी में कर देंगे हाँ राजस्थान तो पड़ा है लगा के चल देंगे। तो याद रखेंगे आहाड़ और गिलुंद जो है ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है, जबकि मालवा, कायथा और एरण ये पश्चिमी मध्य प्रदेश में है। फिर से एक बार देख लीजिएगा, आहाड़ और गिलुंद दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है, जबकि मालवा, कायथा और एरण जो हैं ये पश्चिमी मध्य प्रदेश में है, और पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत से भी हमें ताम्र पाषाण अवस्था के कुछ क्षेत्र यहाँ से मिले हैं। मालवा मृदभांड ताम्र पाषाण मृदभांडों में उत्कृष्ट माने जाते हैं। जोरवे स्थलों में सबसे बड़ा कौन सा है? दैमाबाद, और दैमाबाद जो है ये महाराष्ट्र में है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी ये स्थल है। आहाड़ का प्राचीन नाम है ताम्बवती, अर्थात तांबे वाली जगह। कायथा के मृद भांडों पर प्राक हड़प्पन और हड़प्पा उत्तर संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। मतलब जो कायथा के मृद भांड है, जो बर्तन वह मिट्टी के, इन पे हड़प्पा के पहले के, हड़प्पा काल की और हड़प्पा के बाद की संस्कृति का यहाँ पर प्रभाव दिखाई पड़ता है। अगला है, सभी ताम्र पाषाण समुदाय चाकों पर बने काले और लाल मृद भांडों का प्रयोग करते थे। कुछ नोट के रूप में यहाँ पर लिखा है, ये भी देखिएगा। मानव के द्वारा तांबा, कांसा और लोहा धातु का प्रयोग किया गया है, लेकिन लोहा धातु का प्रयोग कब किया गया था बताइए जल्दी से? वैदिक काल में लोहे की खोज की गई थी, ना कि हड़प्पा हड़प्पा काल में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। हमारी जो सिंधु सभ्यता है कैसी है? आद ऐतिहासिक है। अब थोड़ा सा रिकॉल कीजिएगा, आद ऐतिहासिक किसको कहा जाता है? सिंधु सभ्यता का जो प्रौढ़ काल है वो 2600 से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी जो स्थल है वो हिंडन नदी के किनारे आपके उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर में है। याद रखिएगा, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है। अपने नोट्स में ऐसे कर लीजिएगा, एक बार पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण लिख लीजिएगा। देखिए पूर्वी स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे। और हिंडन किसकी सहायक नदी है? यमुना की। कहाँ पर है? मेरठ उत्तर प्रदेश में। इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है। पश्चिमी जो स्थल है उसका नाम है सुत कैंगेडोर। कहाँ पर है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। किस नदी के किनारे है? यहाँ से दाश्क नदी के किनारे है, और यहाँ से घोड़े के भी हमें कंकाल कुछ मिले हैं। उत्तरी स्थल याद करेंगे, चिनाब नदी के तट पर है, अखनूर के पास है, मांडा कश्मीर में। देखिए मांडा और मांडी दोनों में कन्फ्यूज़न होता है। मांडा सबसे उत्तरी स्थल है, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में, जबकि जो मांडा है ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में है। याद रखिएगा। दक्षिणी स्थल जो है गोदावरी नदी के तट पर है, दैमाबाद, और जिला है इसका अहमदनगर, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया, 3600 बार, इसको नोट कर लीजिएगा। सिंधु सभ्यता से जो परिपक्व अवस्था में प्राप्त होने वाले नगर हैं, बड़े नगर, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इनको तो जुड़वा नगर भी कहा जाता था। राखीगढ़ी, ये भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। राखीगढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा में स्थित है। धोलावीरा गुजरात में, कालीबंगा ये राजस्थान में। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में हड़प्पा सभ्यता के सबसे ज़्यादा जो पुरास्थल का उत्खनन किया गया है वो गुजरात में किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। सिंधु वासियों ने तांबा, कांसा, सोना और चांदी के बारे में इनको जानकारी थी, लेकिन देखिए यहाँ पर आप कहीं भी लोहे का नाम याद नहीं, और ऑप्शन में लोहा ज़रूर मिलेगा आपको। लोथल से गोदीबाड़ा मिला है, यानी कि डॉकयार्ड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से। हरियाणा के बनावली में पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। अब याद कैसे करेंगे? वन,
देखिए याद करने के लिए कुछ भी थोड़ी सी ट्रिक बना लीजिए। वन, वन मतलब कि जंगल, आपके खेत वगैरह, और खेतों में क्या चलाते हैं हम, हल चलाते हैं, ठीक है। और यहाँ से कैसे मिले, प्रतिकृति, मतलब उसका एक टेराकोटा मिला है, ठीक है। सैंधव सभ्यता के विशाल स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। देखिए बच्चों के खेलने के लिए वहाँ से पहले छोटी छोटी चीज़ें मिलती थी, उनके खिलौनों की आकृतियाँ। आज के जैसे हमारे पास बहुत बड़े बड़े गैजेट्स हैं, सबको उन लोगों के पास नहीं थे। उनकी मम्मियाँ मिट्टी उट्टी के बर्तन उनको छोटे छोटे बना के दे देती होंगी, बच्चे बनाते होंगे, जो जिनसे उनका काम होता था। जैसे हल है तो हल से लोग अपने खेतों की जुताई करते थे, ठीक है। तो बच्चे भी छोटे छोटे अपने खेल खिलौने ऐसे ही बनाते थे, वही साक्ष्य हमें वहाँ से मिलते हैं। मान लो आज का वर्तमान टाइम है, हमारे साथ कुछ भी ऐसी घटना घट जाए कि सब कुछ ख़त्म हो जाए और बहुत दिन के बाद यहाँ के खुदाई हो, यहाँ से साक्ष्य मिले, तो किसी का कंकाल तंत्र मिलेगा, चश्मा लोग पहनते तो चश्मे के साक्ष्य मिलेंगे, चेयर है, टेबल है, इन सब चीज़ों के साक्ष्य मिलेंगे। तो ऐसे ही हमें हड़प्पा सभ्यता की जानकारी भी इसी तरीके से मिलती है। टाइम वेस्ट करने के लिए सॉरी, लेकिन थोड़ी कहानी बताते थे तो वो चीज़ें याद हो जाती हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान में। किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। सारी चीज़ें याद रखेंगे। सैंधव सभ्यता मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसी सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी, और यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। इतनी देर से मैं चिल्ला के बता रही थी, यहाँ याद रखिएगा लोहे से लोग परिचित नहीं थे। राखी गढ़ी कहाँ पर है, हरियाणा के हिसार में है, घग्गर नदी के किनारे ये भी है राखी गढ़ी। सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो पशुपति शिव की पूजा करते थे। उनके जो प्रमाण हमें मिले हैं वो मोहनजोदड़ो से मिले हुए हैं, जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। जो एक आपने देखा होगा बाबा बैठे हुए हैं, उनकी बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछे, हाथों में ऊपर तक चूड़ियाँ भी पहन रखी हैं। लोग उन्हें कहते थे वो पहले के कौन है, मोदी जी हैं। लोग ऐसे कहते थे कि एक आदमी, ये पुरुष ऐसा पैदा होगा, जो भी है। थोड़ा थोड़ा देखिएगा चेहरा मिलता है उनसे। उस योगी के दाईं और बाघ, देखिए यहाँ से पीसीएस के ऑप्शनल में क्वेश्चन पूछा गया है हिस्ट्री में। इस योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी मिलेंगे आपको, बाईं ओर गैंडा और भैंसा चित्रित किए गए। तो क्वेश्चन यही पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता में किस जानवर के चित्र हमें या उसकी जानकारी नहीं मिलती है। तो याद रखेंगे बाघ, हाथी, गैंडा और भैंसा के यहाँ से चित्र मिले हैं। मार्शल महोदय ने रुद्र शिव से संबंधित इनको किया है। कुछ नोट है उसको देखिएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कौन है, जॉन मार्शल। माँ से महानिदेशक, माँ से मार्शल, ठीक है। 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब के पाकिस्तान में उस समय का जो मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर क्या किया था, रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा के टीले का सर्वेक्षण किया। यही स्टेटमेंट में क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि दयाराम साहनी ने रावी नदी के दाएं तट पर हड़प्पा के टीले को सर्वेक्षण किया, गलत। किस नदी के किनारे, रावी नदी के लेकिन बाएं तट पर। 1922 में राखालदास बनर्जी ने सिंध प्रांत में लरकाना जिले के सिंधु नदी के दाहिनी तट पर, इंपॉर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, इसलिए मैं आपको बार बार उस चीज़ पर जोर देती हूँ जो क्वेश्चन पूछा गया है, कि आप उस चीज़ को ध्यान रखें, ऐसे ही अपनी पढ़ाई करें। मोहनजोदड़ो, मुअन दो दारू, मतलब इसका क्या है, इसका ये इसको तोड़ के बनाया गया। शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। वस्त्रों के लिए कपास का जो उत्पादन सबसे पहले हमारे भारत में ही किया गया था, और सिंधु घाटी में कपास के उत्पादन के हमें प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट चलेंगे। मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले। जब कपास मिलेगी तो ऑब्वियसली सूती वस्त्र के साक्ष्य जरूर मिलेंगे। कुबड़ वाले बैल की आकृति जो मिली है मोहनजोदड़ो की मोहरों से हमें मिली है। सिंधु सभ्यता की मोहरों पे सबसे ज़्यादा जो अंकन किया गया है वो एक श्रृंगी पशु का किया गया है। उसके बाद में जो है कुबड़ वाले बैल का अंकन मिलता है। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसका आकार 10.5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2.5। क्वेश्चन यहाँ से बना था कि कांसे की मोहनजोदड़ो की जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति है ये किस देवता से संबंधित है, आप लोग जल्दी से बताइए जरा। वक्राकार जो ईंटें हैं ये चहुदड़ों से मिली हैं। लोथल और कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य भी हमको मिले हैं। वक्राकार ईंटें चहुदड़ों से मिली हैं। मोहनजोदड़ो से एक वृहद स्नानागार, मतलब बड़ा सा एक आपको नहाने का जो भी आप बोल दे पूल बोल दीजिए वर्तमान का, वही मिला है। इसके मध्य स्थित स्नान कुंड की लंबाई इतनी इतनी है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, याद नहीं रखना। मन के बनाने के कारखाने लोथल और चहुदड़ों से मिले हैं। याद कैसे रखेंगे, चलो मन, बार बार बोलिए चलो मन। तो मन के बनाने के कारखाने चलो मन, चा से चहुदड़ो, लो से लोथल से हमें को प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसकी लिपि कैसी, भाव चित्रात्मक है। सिंधु
सभ्यता के वासियों के जो घर थे और इनके जो नगर थे वो ग्रिड पद्धति पर आधारित थे और उनकी जो सड़कें थीं वो एक दूसरे को किस पे काटती थी, समकोण पे काटा करती थी। याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बना है। और इनके जो घर के दरवाजे हुए करते थे वो सड़क की तरफ को ना हो करके सड़क के पीछे हुआ करते थे। ठीक है, क्योंकि देखो कितने लोग थे वहाँ पर, नगरीय सभ्यता थी। अगर ये सड़क जा रही है, इसके सामने अपने घर के दरवाजे बना देंगे, छोटे छोटे बच्चे भी उनके होते होंगे, वो लोग खेलेंगे, यहाँ पे चोट चाट लग जाए, इसलिए लोगों ने सोच समझ के अपने घर के दरवाजे जो थे सड़क के पीछे की तरफ मुँह किया था, ना कि सामने को, वर्तमान की तरह नहीं थे। लोथल मात्र ऐसा नगर था जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। देखिए, इनके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा नगर था जो था लोथल, बाकी सबके जो दरवाजे थे मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते थे। इसको नोट करिएगा। सिंधु सभ्यता में मुख्य जो फसलें थी गेहूं और जौ थी। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है। रंगपुर एवं लोथल से धान की भूसी के साक्ष्य मिले। लोथल कहाँ पर है? गुजरात। ठीक है, रंगपुर कहाँ पर है? ये भी गुजरात में, ये पंजाब में, बताइए ज़रा। यहाँ पर धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा शब्द जो लिखा गया है इसका मतलब होता है सिंधु सभ्यता से ही। ठीक है, अगला है सिंधु सभ्यतावासी जो मातृ देवी को उर्वरता की देवी के रूप में पूजा करते थे। अभी हमने पढ़ा था पशुपति शिव की भी पूजा करते थे और मातृ देवी के रूप में ये उर्वरता की देवी के रूप में भी उसकी पूजा करते थे। आगे है मातृ देवी पूजा, नाग पूजा, वृक्ष पूजा, जल पूजा के भी यहाँ से हमें साक्ष्य मिलते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ ले वृक्ष पूजा ना देखे वन में कुछ लिखा रहे तो आप याद रखिएगा, उसको रिलेट कर लीजिएगा। मातृ देवी की पूजा सिंधु सभ्यता में सबसे ज़्यादा प्रचलित थी और स्त्री मृग मूर्तियाँ यहाँ से अधिक संख्या में मिलने के आधार पर अनुमान लगाया जाता है जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मातृसत्तात्मक थी। यहाँ से क्वेश्चन बना है, पितृसत्तात्मक नहीं मातृसत्तात्मक थी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में है। जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जिसके दोनों और क्या है? टीले, दोनों जो टीले हैं वो रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए। इंपॉर्टेंट है। लोथल एक ऐसा है जिसके दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे और कालीबंगा एकमात्र ऐसा स्थल है जिसके दोनों टीले जो थे वो रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए थे। प्राचीर किसको कहते हैं? प्राचीर कहा जाता है दीवार को। ठीक है, दुर्ग जैसे बने हुए थे उनसे ये घिरे हुए थे। शवों को जलाने और गाड़ने की जो प्रथाएं हैं वो अंतिम संस्कार के लिए प्रचलित थी और लोथल से 3 एवं कालीबंगा से एक युगल समाधि यहाँ से प्राप्त हुई। लोथल वाला पूछा गया है, याद रखेंगे। लोथल से कैसी हमको मिली? 3, तो इसमें 3 अक्षर हैं तो 3 इसमें यहाँ पर हमें समाधियाँ मिली हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता इतनी बड़ी सभ्यता थी, अचानक उसका पतन हो गया, बहुत सोचने की बात है। ऐसे ही विद्वानों ने अपने अपने यहाँ पर कुछ मत दिए, जैसे कि ऑरेल स्टाइन, क्या नाम है इनका? ऑरेल स्टाइन। इन्होंने कहा कि सिंधु घाटी जो सभ्यता का जो अंत है वो जलवायु परिवर्तन से हुआ। M.R. देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, इसका हल्के मत लीजिएगा, नोट करिएगा। M.R. साहनी भूतात्विक परिवर्तन के आधार पर बोला। कैनेडी ने कहा यहाँ पर कोई प्राकृतिक आपदा आई थी जिसकी वजह से इतनी बड़ी सभ्यता खत्म हो गई। मैके और मार्शल ने बोला बाढ़। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। गार्डन चाइल्ड व्हीलर ने कहा आर्यों का आक्रमण हुआ और जॉन मार्शल कहते हैं यहाँ पर प्रशासनिक को शिथिलता आ गई जिसके कारण इतनी बड़ी सभ्यता का अंत हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। हड़प्पा जो काल के नगर थे वो किस नदी के किनारे बसे हुए थे उनको देखेंगे एक बार। हड़प्पा ये रावी नदी के बाईं तट पर बसा हुआ था। रोपण सतलज नदी के किनारे, कहाँ पर है रोपण? पंजाब में। लोथल गुजरात में है, क्वेश्चन पूछा जाता है। भोगवा नदी के तट पर है, मैचिंग में भी पूछ लेता है और स्टेटमेंट के रूप में भी कोई गलत सलत डाल देगा, पूछेगा। सुतका को ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र के आसपास है। शादीकोर नदी के किनारे है। रंगपुर ये भादर नदी के किनारे पर है, ये ऑप्शनल में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। कुणाल सरस्वती नदी के तट पर। बनावली हरियाणा में सरस्वती के तट पर। भगवानपुरा सरस्वती नदी के तट पर। आमरी ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया। आमरी स्थल है कहाँ पर? ये आप लोग मुझे बताइएगा। सिंधु नदी के तट पर है आमरी, सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो सिंधु के दाहिने तट पर है। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में। घग्गर नदी के तट पर। सुतकंगेडोर दाश्क नदी के किनारे। देखिए सुतका को ये शादीकोर के तट पर है, जबकि सुतकंगेडोर जो है दाश्क नदी के किनारे पाकिस्तान के कहाँ पर है? बलूचिस्तान में है। आलमगीरपुर अपने प्यारे उत्तर प्रदेश में। हिंडन नदी के तट पर, हिंडन यमुना की सहायक नदी है। कोट दीजी सिंधु नदी के तट पर। चहूदड़ो सिंधु नदी के तट पर। मांडा चिनाब नदी के तट पर। दैमाबाद महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के तट पर। और सबसे ये दक्षिणी स्थल है। राखीगढ़ी
हरियाणा में घग्गर नदी के तट पर है और ये भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। और पूरी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो, अगर भारत में पूछेगा तब राखीगढ़ी। इस सभ्यता से कौन कौन सी धातुएं हमको प्राप्त हुई हैं उनको याद करेंगे। खेतड़ी, आज भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। खेतड़ी राजस्थान में है, यह तांबे के लिए प्रसिद्ध है और बलूचिस्तान यहाँ से तांबा मिला है। लाजवर्द, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। बदख्शां, बदख्शां कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। ईरान से फिरोज़ा और टिन, ईरान इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिरोज़ा और टिन ईरान से मिले हैं। राजस्थान की जावर की जो खाने हैं, वैसे तो ये जस्ते के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में जावर की जो खान थी अजमेर में, इनसे चांदी के हमको साक्ष्य मिले हैं। और अफ़गानिस्तान से भी मिले हैं, ईरान से भी। अफ़गानिस्तान से सीसा, हिमालय से शिलाजीत, गुजरात से गोमेद। लाजवर्त याद रखिएगा, लाजवर्त यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता हमारी कंप्लीट हुई। अगली क्लास में वैदिक संस्कृति पढ़ेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। बाय।